नमस्कार मित्रों, मैं राम नरेश यादव द स्टडी 99.9 की इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, पिछले दिन हमने चर्चा की थी पूर्व वैदिक काल के बारे में और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के विषय में। तो मित्रों, उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड रहा है वो 1000 BC से लेकर 6000 BC तक इसका पीरियड है, इसका काल है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो मित्रों, जैसे कि पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी जिसे हम लोग कुल कहते थे, और कुल से कई कुलों को मिलाकर एक ग्राम बना था और कई ग्राम को मिलाकर विश्व बना था और कई विश्व को मिलाकर जन बना था। तो मित्रों, जो कई कुलों के जो समूह होते थे जिसे हम लोग ग्राम कहते हैं, तो जो ग्राम के मुखिया होते थे तो ग्राम के मुखिया को हम लोग ग्रामीणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। फिर अगली इकाई थी विश्व को विश्वपति कहते थे। फिर जन के जो मुखिया होते थे वो राजा कहलाते थे और जन को हम लोग कबीला के रूप में भी जानते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में उसके समाज की सबसे छोटी इकाई कुल कहलाई और सबसे बड़ी इकाई जन कहलाई। और उत्तर वैदिक काल में ये जन अर्थात कबीला कई जनों को मिलाकर एक जनपद बन गया और कई जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बन गया आगे जाके। तो मित्रों, 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है और ये 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। एक और है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। तो मित्रों, उत्तर वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें रही है वो है लोहे की खोज। मित्रों, एक ईस्वी याद रखना है 1064 BC, लगभग 1064 BC इलाहाबाद की एक जगह है जिसका नाम है अंतरजी खेरा। 1064 BC में इलाहाबाद की एक जगह अंतरजी खेरा में लोहे की सर्वप्रथम खोज की गई थी और लोहे की खोज ने वैदिक सभ्यता में एक युगांतकारी परिवर्तन ला दिया। लोहे के खोज हो जाने के बाद इस सभ्यता के लोग लोहे से कई कृषि कार्य करने वाले औजार, कई युद्ध करने वाले औजार का भी लोग निर्माण कर लिए और इससे एक युगांतकारी परिवर्तन इस सभ्यता में देखने को मिलता है। इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल को हम लोग राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जन का आकार बड़ा हो गया। यदि हम पूर्व वैदिक काल के अपेक्षाकृत जन के आकार की बातें करें तो पूर्व वैदिक काल में जन का आकार छोटा होता था, कबीले का आकार छोटा होता था। यही उत्तर वैदिक काल में इसका आकार बड़ा हो गया। इसमें भरत जन और पुरु जन, इन दोनों जनों को मिलाकर एक कुरु जनपद का निर्माण हुआ। फिर तुवर्ष जन और कीवी जन, इन दोनों जनों को मिलाकर एक पंचाल जनपद का निर्माण हुआ। तो मित्रों, उस समय में ये दोनों जनपद, कुरु जनपद और पंचाल जनपद, ये दोनों जनपद बहुत ही शक्तिशाली जनपद माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं कि पूर्व वैदिक काल के अपेक्षाकृत राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद था वो पूर्णतः वंशानुगत कर दिया गया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल के बारे में, जो हम पढ़े थे, तो राजा का पद वंशानुगत तो था पर वो आंशिक रूप से था, पूर्णतः नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते राजा का पद पूर्ण रूप से वंशानुगत हो गया। राजा के जो सहयोगी संस्था थे
जिनका नाम था समिति, सभा, इसका महत्व उत्तर वैदिक काल में घट गया। जबकि पूर्व वैदिक काल की बात करें तो समिति को विशेषाधिकार प्राप्त था। पूर्व वैदिक काल में जो समिति होते थे उसको राजा को नियुक्त करने का भी अधिकार था, राजा को अपदस्थ भी कर सकता था, क्योंकि समिति को अगर ऐसा लगता था कि कोई राजा इस जन के योग्य नहीं है, इसके काबिल नहीं है, इसको पद से हटाया जाना चाहिए, तो समिति निर्णय लेकर उस राजा को उसके पद से हटा दिया करते थे, पदच्युत कर दिया करते थे, और किसी नए व्यक्ति को जो उसके नज़र में योग्य था उन्हें राजा के पद पर नियुक्त भी कर लिया करते थे। तो ये अधिकार समिति के पास था। इसकी एक कुलीन का एक सभा, कुलीनों का एक संस्था था जिनका नाम था सभा, वो भी शक्तिशाली था पर समिति के अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम। परंतु यदि बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल में राजा के जो सहयोगी संस्था थे, ये समिति और सभा, इसका महत्व बिल्कुल ही घट गया, कम गया। और एक संस्था विदत, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी पूर्व वैदिक काल की बात करें तो विदत का काम होता था जो उपज और लूट से लाए गए धन का बंटवारा करना, ये विदत का काम होता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में विदत का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया, विदत का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं रत्नीन की। रत्नीन एक अधिकारी होता था। तो पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, पूर्व वैदिक काल में जो रत्नीन की संख्या होती थी वो 11 थी। तो मित्रों कोई इतिहासकार इस बात को इसकी संख्या में 7 भी लिखता है, रत्नीन की संख्या में 7 भी लिखता है। हमने चर्चा की थी 11 की। खैर जो भी हो, लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो रत्नीन की संख्या को बढ़ाकर 17 कर दी गई, 11 से 17 कर दी गई। यदि हम 7 मानते हैं तो 7 से बढ़ाकर भी 17 कर दी गई। तो अब हम बलि की चर्चा करते हैं। मित्रों बलि एक प्रकार का कर था, बलि एक प्रकार का कर था। ये पूर्व वैदिक काल में ये बलि कर स्वैच्छिक होता था, व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार कर देते थे पूर्व वैदिक काल में। यही अगर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल आते आते इस कर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। अब वो स्वैच्छिक नहीं रहा, अब वो अनिवार्य कर दिया गया। फिर हम सेना की अगर बात करते हैं तो सेना की संख्या में बढ़ोतरी हुई, परंतु ये अस्थायी रहे। जिस तरह से पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि सेना अस्थायी हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में भी सेना अस्थायी ही रहा। फिर आगे हम बात करते हैं भागदूत। ये भागदूत क्या होता है मित्रों? तो भागदूत कर वसूलने वाले अधिकारी को कहते हैं। कर को वसूलने के जो अधिकारी होते थे उसे हम लोग भागदूत कहते हैं। एक था संग्रहित, संग्रहित का अर्थ होता है कर को संग्रह करने वाले अधिकारी। तो दो तरह के अधिकारी हुए, एक भागदूत जो कर वसूलने वाले अधिकारी होते थे, एक होता था संग्रहित जो कर को संग्रह करके रखा करते थे, ये संग्रहित हो गए। और फिर बात करें राजा की तो उत्तर वैदिक काल में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा को विस्मत्ता कहा गया है, और विस्मत्ता का अर्थ होता है वैश्य से कर लेने, वैश्य से कर लेने वाला। तो वैश्यों से जो कर लिया जाता था राजा के द्वारा, तो कर लिए जाने के कारण, अर्थात वैश्य से कर लिए जाने के कारण ही राजा को विस्मत्ता कहा गया है। और एक बात और महत्वपूर्ण है राजनीति के संबंध में, राष्ट्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ ये भी उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार हम इसको क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। तो मित्रों कई जनों को मिलाकर जनपद बना, और कई जनपद को मिलाकर महाजनपद मिला। महाजनपद की बात करें तो उस समय 16 महाजनपद थे, और ये 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ मिलती है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। फिर जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें महाजनपद की उल्लेख मिलता है। फिर आगे देखते हैं
1064 में इलाहाबाद का एक जगह है अंतरजी खेरा, वहाँ लोहे की खोज की गई थी और लोहे की खोज ने वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन हो गया। और लोहे की खोज के बाद वहाँ के लोग कृषि से संबंधित तरह तरह के औजार बनाने लगे और उसके बाद युद्ध सामग्रियां भी, युद्ध के हथियार भी ये लोग बनाने लगे। इस तरह से कई परिवर्तन हो गए। फिर जन का आकार बढ़ा। भरत जन और पुरु जन, इन दोनों जनों को मिलाकर एक नया जन का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कुरु जनपद के नाम से जानते हैं। फिर तुवर्ष जन और कीवी जन, इन दोनों जनों को मिलाकर एक पंचाल जनपद का निर्माण हुआ। और उस समय में कई और जनपद थे, परंतु इन दोनों जनपदों का महत्व काफी ज्यादा था क्योंकि ये दोनों जनपद शक्तिशाली थे। राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत हो गया। पूर्वादि काल में पूर्णतः वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत था आंशिक तौर पर, परंतु उत्तरवादी काल की बात करें तो राजा का पद जो है पूर्णतः वंशानुगत हो गया। राजा के जो सहयोगी संस्था हुआ करता था, समिति, सभा, विद्वत, इसका पूर्ववादी काल में विशेष अधिकार था, परंतु उत्तरवादी काल में समिति और सभा दोनों का महत्व घट गया और विद्वत तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब बात करें रत्निन की, तो रत्निन की संख्या 11 मानी जाती है पूर्ववादी काल में। कोई कोई इतिहासकार 7 भी लिखते हैं, लेकिन उत्तरवादी काल की बात करें तो उत्तरवादी काल में रत्निन की संख्या बढ़कर 17 हो गई, 11 से बढ़कर 17 हो गई। बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था और ये कर पूर्ववादी काल में स्वैच्छिक हुआ करता था। व्यक्ति अपने स्वेच्छा के अनुसार ये कर देते थे, लेकिन उत्तरवादी काल की बात करें तो ये बलि के कर को अनिवार्य कर दिया गया। अब इसमें नहीं कहा जा सकता है, कर देना अनिवार्य हो गया। और फिर सेना की बात करें, सेना की संख्या बढ़ाई गई और वो अस्थायी रह गए। भागदूत क्या था, तो कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। फिर संग्रहित क्या था, कर को संग्रह करने वाले अधिकारी संग्रहित कहलाते थे। और फिर राजा को विस्मत्ता कहा गया है। क्यों कहा गया है मित्रों राजा को विस्मत्ता उत्तरवादी काल में? इसलिए कहा गया है राजा को विस्मत्ता क्योंकि ये वैश्य से कर लेते थे और वैश्य से कर लिए जाने के कारण ही उत्तरवादी काल में राजा को विस्मत्ता कहा जाता है। साथ ही साथ राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी उत्तरवादी काल में ही देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो पूर्ववादी काल में वर्ण व्यवस्था जो था वो कर्म के आधार पर था। कोई व्यक्ति अगर कर्म से ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो कर्म से वो ब्राह्मण हो जाया करते थे। कोई व्यक्ति जिसकी भुजा में ताकत था, जिनके तलवार में धार था, तो वो कर्म से क्षत्रिय हो जाया करते थे। तो कर्म पर आधारित था वर्ण व्यवस्था। पूर्ववादी काल की बात करते हैं। यदि हम उत्तरवादी काल की बात करें तो वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के आधार पर हो गया और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण है तो उसका पुत्र अब उत्तरवादी काल में ब्राह्मण ही होगा। कोई क्षत्रिय है तो उसका पुत्र क्षत्रिय होगा। कोई वैश्य है तो उसका पुत्र भी वैश्य ही होगा। और यदि कोई शूद्र है तो शूद्र का पुत्र भी शूद्र ही होगा। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था का जो आधार रहा वो जन्म के आधार पर हो गया उत्तरवादी काल में। अब हम यहाँ पर वैश्य को अनस्त बलिकृत भी कहा गया। वैश्य को अनस्त बलिकृत कहा गया। तो क्यों कहा गया, इसका क्या अर्थ होता है? तो ये दूसरों को कर देने वाला। मित्रों मैंने यहाँ देखा था कि राजा को विस्मता इसलिए कहा गया क्योंकि वैश्य से राजा कर लिया करते थे। फिर यहाँ देखते हैं कि वैश्य को अनस्त बलिकृत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वैश्य दूसरों को कर दिया करते थे, अर्थात राजा को कर दिया करते थे। अब हम आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं गोत्र क्या था। मित्रों गोत्र का कार्य ये गौधन को एकत्रित करना था। चूंकि उस समय में गाय को ही मूल धन माना जाता था।
जिसके पास जितनी गायें अधिक थी उस व्यक्ति को उतना ही महत्व था, उतना ही धनवान इसको माना जाता था। और गौधन एकत्र करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो कुल कहलाते थे। और जो गाय को चुराने का कार्य करता था तो गाय को चोरी करने वाले को परी कहा गया है। उत्तरवादी काल में गाय को जो चोरी करने वाले थे उसको परी कहा गया है। फिर जो इसमें मित्रों एक बात और ध्यान देना है कि गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा उत्तरवादी काल में थी। एक गोत्र में शादियां नहीं होती थी क्योंकि एक गोत्र में रहने वाले को लड़का और लड़की को भाई बहन के रूप में माना जाता था। इसीलिए ऐसा उत्तरवादी काल में कहा गया है कि विवाह जो है एक गोत्र से किसी अन्य गोत्र में अर्थात किसी दूसरे गोत्र में ही इसकी शादियां होगी। अब हम चर्चा करते हैं जावालोपनिषद। मित्रों यहाँ ध्यान देना है, जावालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। ये 4 आश्रम कौन कौन है? तो सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य आश्रम ये 0 से 25 वर्ष के बीच माना जाता है और ये आश्रम जो है शिक्षा पाने का वर्ष होता है, शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष होता है। तो जब तक 0 से 25 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं तो उस समय में ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं और उस समय उसका जो कार्य होता था वो शिक्षा प्राप्त करना। वो गुरुकुल में रह के, गुरु आश्रम में रह के 0 से 25 वर्ष तक वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का टाइम क्या बनाया गया? 0 से 25 वर्ष, और उस समय उसका मुख्य कार्य क्या था? शिक्षा को प्राप्त करना। फिर दूसरा आश्रम है कि जावालोपनिषद में दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। ये 26 वर्ष से 50 वर्ष माना गया है इसका समय। और गृहस्थ आश्रम का जो मुख्य कार्य था वो था वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करना। शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम को पार कर जाता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम को पार करने के बाद व्यक्ति अपना या तो गृहस्थी संभालता है, कोई राजा है तो राजकाज संभालता है, क्षत्रिय अपना कार्य करता है, ब्राह्मण अपना कार्य करता है, वैश्य अपना कार्य करता है, शूद्र अपना कार्य करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो गृहस्थ आश्रम होता है उसकी अगर समय की बात करें तो 26 से 50 वर्ष है और इस आश्रम का मुख्य कार्य होता था वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करना। फिर तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो मित्रों 51 से लेकर 75 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वानप्रस्थ आश्रम में रखा गया है और इसका कार्य होता है परिवार से अलग होकर शिक्षा दान करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ये वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य कार्य है। फिर सबसे अंतिम आश्रम की अगर बात करें तो वो संन्यास आश्रम है और ये संन्यास आश्रम 76 से लेकर 100 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए है। जिनकी उम्र 76 से 100 वर्ष बीच माना जाता है वो संन्यास आश्रम में चला जाता है और इस आश्रम में जाने के बाद उसको एकांतवास करना पड़ता है। वो किसी वन में जाकर एकांत में जाकर वास करता है और केवल धार्मिक कार्य को करता है। इस तरह से ये 4 आश्रम हुए। ये 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जावालोपनिषद में मिलता है। फिर आगे बात करते हैं कि इन चारों आश्रम में श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? तो मित्रों श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। क्यों माना गया है गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि इस आश्रम में आने के बाद ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए यहाँ देखिए ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिल जाती है जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों स्त्रियों की दशा पर। पूर्वाधिक काल की अगर बात करें तो पूर्वाधिक काल में स्त्रियों की दशा काफी अच्छी मानी जाती थी, लेकिन उत्तरवादी काल में आकर स्त्रियों की दशा थोड़ी सी खराब हो गई, गिरावट आ गई। अब यहाँ उत्तरवादी काल में
स्त्रियों को उपनयन संस्कार के अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्या होता है मित्रों उपनयन संस्कार? उपनयन संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार, ये उपनयन संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। साथ ही वेद का अध्ययन करने से भी उसको वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल की जो स्त्रियां होती थी उसको उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया और वेद अध्ययन से भी वंचित कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं समिति और विद्वत में भागीदारी नहीं। मित्रों हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को समिति में भाग लेने का अधिकार था, विद्वत में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात करें तो समिति का अधिकार भी तो सीमित कर दिया गया, और जब समिति का अधिकार सीमित कर दिया गया तो यहाँ से स्त्री को कौन कर दी गई? स्त्रियों का अधिकार इसमें शामिल होने का नहीं रह गया, और विद्वत इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तब स्त्रियां कोई अधिकार भी नहीं। तो इस तरह से स्त्रियों की दशा में देखते हैं कि समिति और विद्वत में भागीदारी अब नहीं रही स्त्रियों की। फिर बात करते हैं सती प्रथा का आरंभ हो गया। आप जानते ही होंगे कि सती प्रथा क्या होता है। फिर आगे पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई। तो सती प्रथा पर्दा प्रथा की शुरुआत की बात करें तो ये उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई है। तो इस तरह से मित्रों स्त्रियों की दशा खराब होती चली गई। लेकिन इस खराब होने के बावजूद भी कुछ विदुषी महिला का भी उल्लेख मिलता है। तो उनमें है मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। यहाँ याद रखना है मित्रों कि उत्तर वैदिक काल में जो विदुषी स्त्रियां थी वो कौन कौन सी थी? तो मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, ये याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है। फिर ऐतरेय ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा गया, एक वाक्य है मित्रों याद रखना, ये वाक्य पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। पुत्री तो समस्त दुखों का कारण होती है, पुत्री तो समस्त दुखों का कारण होती है, ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है? ये ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। एक है बृहदारण्यक। मित्रों बृहदारण्यक में एक प्रसिद्ध विद्वान याज्ञवल्क्य जो कि पुरुष थे और एक गार्गी जो कि महिला थी, इन दोनों में भयंकर संवाद हुआ था। और इस संवाद में ऐसा माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रति कुछ अपशब्द का इस्तेमाल भी कर दिया गया था, या फिर ऐसा भी माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ने हाथ तक उठा लिया था क्रोध में आकर। तो इस तरह से ये बड़ी घटना स्पष्ट करता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। फिर हम आगे बात करते हैं विवाह की। तो विवाह भी दो प्रकार का होता था, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। तो मित्रों अनुलोम विवाह क्या होता था? तो जब वर पक्ष जो होते थे उच्च वर्ग के होते थे और कन्या पक्ष निम्न वर्ग के होते थे, और दोनों की अगर विवाह हो जाता है तो उसको हम लोग कहते थे अनुलोम विवाह। अर्थात वर पक्ष उच्च कुल के, कन्या पक्ष निम्न कुल के, और दोनों के बीच शादियां हो गई तो उस विवाह को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। और इससे उत्पन्न संतान उच्च वर्ग के होंगे क्योंकि पिता उच्च वर्ग के हैं। फिर एक होता है प्रतिलोम विवाह। ये प्रतिलोम विवाह क्या है? तो मित्रों प्रतिलोम विवाह में वर पक्ष निम्न वर्ग का होता है, छोटे कुल का होता है, और कन्या पक्ष उच्च वर्ग के होते हैं। और अगर इन दोनों में शादियां हो जाती है, अर्थात एक निम्न कुल के वर और उच्च कुल के स्त्रियां दोनों में अगर शादी हो जाती है तब उसको हम लोग प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं, और इससे उत्पन्न संतान निम्न वर्ग के ही माने जाते हैं। फिर एक बात करते हैं दास प्रथा की। तो दास प्रथा का प्रचलन जिस तरह से पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में भी दास प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, और दास प्रथा का दासों का स्थिति जो है वो अच्छी ही मानी जाती है। अब भोजन की बात करें तो भोजन में शाकाहारी भी थे और ये सर्वाहारी भी थे, यानी कि मांस का भी इस्तेमाल करते थे, साग सब्जी भी खाते थे। तो अब मनोरंजन की बात करें तो ये लोग जुआ, शराब और घुड़दौड़ मनोरंजन के रूप में
इस्तेमाल करते थे। तो चलिए एक बार सामाजिक जीवन को भी हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण व्यवस्था, ये जन्म के आधार पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा या फिर क्षत्रिय बनेगा या फिर वैश्य या शूद्र। वैश्य को अनस्त बलिकृत कहा गया है, जिसका अर्थ होता है दूसरों को कर देने वाला, यानी कि राजा को कर देने वाला। अब आगे बात करते हैं गोत्र की, जिसका कार्य होता था गोधन को एकत्र करना, और जो गोधन को एकत्र करते थे वो कुल कहलाते थे। और गोधन को चुराने वाले को परी कहा गया है। और गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा थी। एक गोत्र में से एक ही गोत्र में विवाह करना असंभव था, क्योंकि भाई बहन की रिश्ता माना जाता था। इस तरह से एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। फिर बात करते हैं जावालोपनिषद। जावालोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन है मित्रों। ये 4 आश्रम कौन कौन से थे? सबसे पहला आश्रम है यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से लेके 25 वर्ष तक। और इस आश्रम में व्यक्ति का मुख्य कार्य होता था शिक्षा को प्राप्त करना, शिक्षा को ग्रहण करना। दूसरे आश्रम की बात करें तो वो गृहस्थ आश्रम है, 26 से लेकर 50 वर्ष तक। और इस आश्रम का जो मुख्य कार्य होता है वो वंश को आगे बढ़ाना। फिर वानप्रस्थ आश्रम 51 से लेकर 75 वर्ष तक। इसका मुख्य कार्य होता था परिवार से अलग होकर शिक्षा दान करना। फिर संन्यास आश्रम, सबसे अंत आश्रम, 76 से लेकर 100 आयु वर्ष के लोग संन्यास आश्रम में आ जाते थे, जिसका काम होता था जंगलों में जाकर एकांतवास करना और केवल धार्मिक कार्य का संपादन करना। फिर आगे बात करेंगे इन 4 आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन था? तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम था। क्यों कहा गया गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम? तो इसलिए कहा गया कि इस आश्रम में आने के बाद, अर्थात गृहस्थ आश्रम में आने के बाद ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिल जाती थी। फिर स्त्रियों की दशा की बात करें तो पूर्व वैदिक काल की अपेक्षाकृत स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं है मानी जाती है। स्त्रियों को उपनयन संस्कार अर्थात शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है, वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर समिति में और विदत में भागीदार नहीं हो सकता है, क्योंकि विदत तो उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, पर समिति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। स्त्रियों को इसमें अधिकार लेने की भागीदारी नहीं रह गई। सती प्रथा और पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई। इस तरह से स्त्रियों पर सामाजिक दबाव बढ़ता गया, स्थिति खराब होती चली गई। बावजूद इसके कुछ विदुषी भी देखने को मिलते हैं, जिनका नाम मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी है। ऐतरेय ब्राह्मण में एक वाक्य प्रचलित है, पुत्री तो समस्त दुखों का कारण होती है, तो ये याद रखना है। और एक है बृहदारण्यक, इसमें वर्णन है यज्ञवल्क और गार्गी के बीच में संवाद हुआ था, और यह इस संवाद में ऐसा माना जाता है कि यज्ञवल्क अपशब्द का भी इस्तेमाल किया था। फिर विवाह की बात करें, विवाह भी 2 प्रकार का होता था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग के वर पक्ष और निम्न वर्ग के कन्या पक्ष के बीच शादियां होती थी, तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे, और इससे उत्पन्न संतान उच्च वर्ग के माने जाते थे। अगर प्रतिलोम वर्ग के विवाह की बात करें तो प्रतिलोम विवाह में वर पक्ष निम्न वर्ग के और कन्या पक्ष उच्च वर्ग के होते थे, और इससे उत्पन्न संतान निम्न वर्ग का माना जाता है। दास प्रथा का भी प्रचलन उत्तरवादी काल में था। भोजन में शाकाहारी और सर्वाहारी थे। और मनोरंजन की बात करें, ये लोग जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और घुड़दौड़ करते थे। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने उत्तरवादी काल में राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पर बातें की। हम अगले वीडियो में इसके आर्थिक जीवन और इसके धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। साथ में एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, ये बातें समझ में आती है, तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आसानी से आपको मिल सकता है और आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है।